नमस्ते। नमस्ते। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। अभी जून 2023 के एग्जाम जितने लोगों ने दिलाए हैं, आंसर की मिलान के पश्चात यदि आपका दोनों पेपर मिलाकर 80 है या 80 से ऊपर जा रहा है, तो मान के चलिए आप क्रॉस लाइन में हैं। कट ऑफ डाउन हुई तो संभावना है। यदि आपका 85 प्लस है या 85 भी है, तो आप मान के चलिए कि यूजीसी नेट आपका क्लियर हो गया है। दूसरी बात यह है कि कुछ लोग जो अभी दिसंबर या जून 24 में एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या बैठना चाहते हैं एग्जाम में, तो एक सिलेबस की समस्या दिमाग में चल रही है कि क्या पढूं और सिलेबस ही पता नहीं है। तो मुझे क्या पढ़ना चाहिए, और यदि मैं पुराने से पढ़ता हूं तो सिलेबस बदल जाए तो मेरा पढ़ाई व्यर्थ होगा। तो देखिए, ये इस तरह की बातें दिमाग में जो चलना है ठीक नहीं है। सिलेबस चेंज भी होता है तो 100% नहीं होता है। मुश्किल से 25-30% भाग, और ज्यादा ही करेगा तो 50%, उससे ज्यादा चेंज नहीं होगा। और आपके जो वर्ल्ड पेपर है, जो पुरानी किताबें हैं या 5-10 साल की जो पूछे हुए प्रश्न है, आप पढ़ते रहिए। पता चला 2 ही 3 महीना बचा है और वही सी समय आपको सिलेबस चेंज की सूचना मिलती है, बदल गया है, तो आप 2-3 महीना में क्या पढ़ेंगे? आपका फिर अभी जून वाला सीजन ऐसे चला जाएगा। तो अब क्या करें? तो आप पुरानी पुस्तकों को या जहां से आप पढ़ रहे हैं आप पढ़ते रहिए, क्योंकि मैं इसका खुद एक उदाहरण हूं। जून 2019 के लिए सिलेबस चेंज हुआ, 2018 तक चल रही थी, और जून 2019 में सिलेबस चेंज की जानकारी मिली। तो उस समय नई कोई किताब अवेलेबल ही नहीं था, और मेरे पास तो कोई एंड्रॉइड मोबाइल भी नहीं था, वो छोटा वाला बटन वाला था, तो कहीं से हम अपडेट भी नहीं हो सके। लेकिन अब मेरे पास एक ही किताब थी, वो भी पुरानी, 2014-15 में तैयारी करने के लिए लिया था, वही तो। अब देखिए, उसी चीज को बार बार रिवीजन करते करते, उसी चीज को पढ़ पढ़ करके, मतलब उसी से ही मैंने जून 2019 क्लियर किया। अब मैंने देखा कि जो जून 2019 सिलेबस चेंज होने के पश्चात का जो एग्जाम हुआ था, उसमें से 75% से अधिक प्रश्न ओल्ड क्वेश्चन, ओल्ड सिलेबस से ही लिया गया था। कुछ ही प्रश्न नए सिलेबस के आधार पे पूछा गया था। अब मैं सोचना कि सिलेबस बदल गया तो मैं किसको पढ़ूं, या 2 महीना पहले जानकारी मिली, सूचना मिली, तो अब मैं क्या करूं? तो ऐसा नहीं। जो हमारे पास है उसी को आप पढ़ते रहिए, उसी की तैयारी करते रहिए। कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं मिलता है देखने के लिए। कुछ चैप्टर, कुछ यूनिट आगे पीछे होते हैं, कुछ जुड़ते हैं, कुछ निकाल देते हैं, बस इस ऐसी ही होगा। तो आप पुरानी पेपर को तैयारी करते रहिए, पुरानी बुक से पढ़ते रहिए, थिंकर्स को तो पढ़ते ही रहिए। बाकी चीज नहीं पढ़ेंगे तो सारे जितने भी थिंकर्स है उसको तो रट ही लीजिए। चलिए, अब हम बात करते हैं समाजशास्त्र के बारे में। तो देखिए,
बहुत ही जीरो लेवल से समाज शास्त्र क्या है, कहाँ से आए, कैसे इसका उत्पत्ति हुआ, किसने इस नाम को दिया, इस वीडियो में हम लोग बहुत ही गहराई से डीपली और एक एक शब्दों को बहुत सरल ढंग से जानेंगे और एकदम जीरो लेवल से। आप फर्स्ट ईयर के हैं तो ऐसा समझो मैं फर्स्ट ईयर का शुरू सबसे पहले समाज शास्त्र पढ़ूं। जो है मास्टर डिग्री है वो समझे कि मैं अपना बेस तैयार कर रहा हूँ नेट के लिए या और अन्य कंपटीशन एग्जाम समाज शास्त्र के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, ये सोशियोलॉजी 1838, जब हम समाजशास्त्र का नाम लेते हैं तो एक डेट भी सत्र भी निकल के आती है 1838। तो समाज शास्त्र को 1838 में इनका नाम पड़ा। इसके पहले भी समाज शास्त्र के नाम से नहीं, लेकिन सामाजिक घटनाओं को अध्ययन करने के लिए अगस्ट काम्टे ने एक नाम दिया था और समाज शास्त्र का आरंभ में नाम था सोशल फिजिक्स, सामाजिक भौतिकी। अब इस सोशल फिजिक्स को ऐसा क्या स्थिति निर्मित हो गया, ऐसे क्या घटना घट गई कि इसके नाम को सोशल फिजिक्स को बदल करके सोशियोलॉजी रखना पड़ा। तो देखिए, इसका जवाब ये है, यहाँ पर इस बात का मैंने मेंशन किया है कि एक वैज्ञानिक है बेल्जियम के जिनका नाम था क्वेटलेट। इसको टा को टा पढ़ लीजिएगा, क्वेटलेट। इनकी एक किताब का नाम है एन एसे ऑन सोशल फिजिक्स। तो ये जो सोशल फिजिक्स यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये सोशल फिजिक्स समाज शास्त्र का आरंभ में रखा हुआ नाम है और इसमें दो घटना घटित हुई होगी, ऐसा मैं अनुमान से बोल रहा हूं। और मैंने पिछले 10 साल से समाज शास्त्र को कई किताबों में पढ़ा है और ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी तैयारी की है। तो दो बातें सामने आई, ये तो या तो अगस्ट काम्टे को सोशल फिजिक्स नाम रखने से पहले क्वेटलेट की एक किताब जो प्रकाशित हुई थी सोशल फिजिक्स, इसके बारे में जानकारी नहीं था, या तो फिर ये जो क्वेटलेट महोदय जी हैं इन्होंने इस सोशल फिजिक्स अगस्ट काम्टे का कॉन्सेप्ट को या बुक के नाम को चोरी किया। दो बातें हो सकता है। तो चलिए, यहाँ पे जब क्वेटलेट की इस किताब के बारे में अगस्ट काम्टे जी को पता चला कि सोशल फिजिक्स के नाम से कोई किताब प्रकाशित हो चुकी है, तो उसको एक बड़ा झटका लगा, एक दुख लगी और उन्होंने क्षुब्ध होकर के अपना सोशल फिजिक्स के नाम को सोशियोलॉजी रख दिया 1838 की बात है। तो ठीक है, इतना तो क्लियर है। इस समाज शास्त्र का पहले क्या नाम था? सोशल फिजिक्स था। सोशल फिजिक्स नाम से के एक क्वेटलेट बेल्जियम के रहने वाले वैज्ञानिक ने एक किताब प्रकाशित करे और इस बात की जानकारी जैसे अगस्ट काम्टे को मिली तो अगस्ट काम्टे ने अपने विषय के नाम सोशल फिजिक्स के जगह पर सोशियोलॉजी रख दिया। अब दूसरी बात ये आती है कि क्या 1838 से पहले समाज के बारे में या सामाजिक घटनाओं के बारे में अध्ययन नहीं करते थे क्या? तो ऐसा तो हो नहीं सकता। पहले भी समाज शास्त्र के उत्पत्ति से पहले भी समाज के घटनाओं के बारे में अध्ययन हम कहीं न कहीं दूसरे विषय के साथ या धर्म शास्त्रों में देखने को
मिलता है। जैसे सामान्य विषय परिवार है, विवाह है, नातेदारी है, तो ये ऐसे विषय हैं जिसको हम दूसरे विषयों में इस टॉपिक को मिलते हैं देखने के लिए। तो अब अलग से एक विषय समाज शास्त्र बनाने की जरूरत फिर क्यों पड़ गई, जबकि 1838 से पहले भी हम समाज के बारे में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में दूसरे विषयों के साथ या धार्मिक ग्रंथों में पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो देखिए, इसके लिए एक बड़ी घटना उन समयों में घटा। समाज शास्त्र के उद्भव के मुख्य जो जवाबदारी हैं या कारक हो सकते हैं, वे तीन हैं। यूरोप में पुनर्जागरण, फ्रांस की क्रांति और तीसरा है इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति। यूरोप की पुनर्जागरण, फ्रांस की क्रांति 1789 की बात है। इंग्लैंड की क्रांति भी 1770 से लेकर 1830 के बीच की बात है। इनके प्रभाव समाज में उन समयों में समाज में पड़ा कि उनके जो स्ट्रक्चर थे, जो व्यवस्थाएं थी, जो ढांचा था समाज का, उसमें इतनी ज्यादा बदलाव आ चुकी थी, इतनी ज्यादा उतार चढ़ाव हो चुका था कि इनके प्रभाव से समाज के जो सोचने विचारने की ढंग थी, जो क्रिया एक्शन थी, जो लोगों का काम करने का तौर तरीका था, वो बहुत ज्यादा बदल चुका था। और समाज की सिस्टम स्ट्रक्चर बदलाव को समझने के लिए कोई ऐसा विषय नहीं था जिसके इनके प्रभाव पड़ने के जो कारण जो समाज में जो दिखाई देता है उसको समझा जा सके। तो उन समयों में अगस्त काम्टे के गुरु जी थे संत साइमन। उन्होंने चिंतन कर रहा था कि क्या हो गया ऐसा कि समाज में एक भारी बदलाव दिखाई दे रहा है, बहुत ज्यादा समाज की व्यवस्थाएं में परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं, लोगों की सोचने विचारने की ढंग बदल चुकी है, रहने बसने का तौर तरीका बदलते जा रहा है। तो इसके विषय में चिंतन मनन कर रहा था कि ऐसा कोई विषय नहीं है जिसपे इन घटनाओं के बारे में सिस्टमेटिक ढंग से, व्यवस्थित तरीके से, या कहना चाहिए वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन किया जा सके। तो उनके शिष्य थे अगस्ट काम्टे जी। तो चूंकि गुरुओं में विचारों का आदान प्रदान लगा रहता है, तो अगस्ट काम्टे इस बात को सोचने लगे कि इस घटनाओं को समझने के लिए कोई ऐसा विषय बनाया जाए जो समाज के व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन किया जा सके। तब उनको इस बात की महसूस हुई, इस बात को उन्होंने अनुमान लगाया कि मैं एक ऐसा विषय बनाऊंगा जिसके परिणाम से या फलस्वरूप समाज की घटनाओं का व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन किया जा सके और समाज के संपूर्ण घटनाओं का अध्ययन किया जा सके। तो समाज शास्त्र की उत्पत्ति इसी उद्देश्य से अगस्ट काम्टे ने समाज शास्त्र की रचना करी और समाज शास्त्र को उन्होंने परिभाषित भी किया है कि समाज शास्त्र सामाजिक प्रगति एवं विकास का समाजशास्त्र है। अगस्ट काम्टे एक प्रत्यक्षवादी थे। प्रत्यक्षवाद वैज्ञानिक ढंग, वैज्ञानिक मेथड का उपयोग करने वाले थे। उन्होंने, उनकी जो विचार थी वह साइंटिफिक था, पूरे रीति से वैज्ञानिक सोच विचार थी। उन्होंने समाज शास्त्र की जब उत्पत्ति हुई, समाज शास्त्र की रचना की, तो वह उनकी विचार था कि समाज शास्त्र भी या सामाजिक घटनाओं का अध्ययन एक प्राकृतिक विज्ञान की भांति जिस पद्धति से अन्य विज्ञान किसी घटनाओं का अध्ययन करते हैं, ठीक उसी तरह से
समाज की घटनाओं का अध्ययन भी समाज के में होने वाली प्रक्रियाओं के बारे में उस घटनाओं का अध्ययन करने के लिए व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक ढंग से मेथड को अपनाते हुए अध्ययन किया जाए। इसलिए अगस्टा काम्टे को प्रत्यक्षवाद का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि उनकी विचारों में, उनके समाजशास्त्र विषय की रचना करने में किसी भी प्रकार से धार्मिकवाद नहीं था, परंतु वह वैज्ञानिकता थी। और अगस्ट काम्टे को समाजशास्त्र का जनक मानने का यही बड़ी एक कारण है कि इसके पहले भले ही कई एक हम थिंकर्स, सामाजिक चिंतकों के विषय में हम उनकी किताबों में थोड़ी थोड़ी बातें समाज से जुड़ी हुई मिल जाती, जैसे अगस्ट कहना चाहिए प्लेटो है, अरस्तु है ना। तो मनुस्मृति में भी हम देख सकते हैं, चाणक्य में अर्थशास्त्र के साथ देख सकते हैं। लेकिन अगस्ट काम्टे ने जिस समाजशास्त्र की बात कही वो पूरी रीति से वैज्ञानिक और व्यवस्थित ढंग से था। उन्होंने समाज की घटनाओं को व्यवस्थित तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करने के प्रति उन्होंने सुझाव दी और अपना राय रखा। तब से ही अगस्ट काम्टे को समाजशास्त्र का जनक माना जाता है। देखते हैं और कि समाज शास्त्र है क्या, क्या इसके अर्थ हो सकते हैं। तो देखिए, समाज शास्त्र, ये जो सोशियोलॉजी हम इंग्लिश में बोलते हैं, इनके दो भिन्न भाषाओं से मिल करके बना है। तो पहला जो शब्द है सोशियो, सोशियो लैटिन भाषा से लिया गया है। सोशियस, सोशियस का अर्थ होता है सोसाइटी या समाज। दूसरा है लॉजी, ग्रीक के लोगस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है विज्ञान। तो इस तरह शाब्दिक अर्थ हम कहें तो सोशियोलॉजी का अर्थ हो गया समाज के विज्ञान से। इसे एक बार रिपीट करूं तो सोशियो लैटिन भाषा के सोशियस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है समाज, और लॉजी ग्रीक से लिया गया है, ग्रीक के लोगस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है विज्ञान। तो ये हो गया समाज का विज्ञान। इसके बारे में और हम नेक्स्ट वीडियो में बड़ी बारीकी से छोटे से बातों को समझते हुए जाएंगे, और आपकी शुरुआती लेवल से समाज शास्त्र के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, समझिए और इस वीडियो का आनंद उठाइए। ओके, थैंक यू।